हाँ, तो जो भी एग्जामिनेशन अभी आपने अपेयर किए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, चाहे वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, हमारा हो, हम सभी कोशिश करते हैं कि जो नीट के एग्जामिनेशन है उससे थोड़े हायर स्टैंडर्ड पे हम प्रिपरेशन करें। इससे ये होता है कि जब भी इसमें अगर थोड़ा बुरा भी आप अगर परफॉर्म करते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि आपको कम से कम ये डर रहता है कि हाँ ठीक है, चलो भी और बहुत मेहनत करनी है। और अगर आपको अगर मान लो कि यहाँ पे 120 या 100 मिल रहा है, तो आप ये अश्योर्ड रहो कि इससे एटलीस्ट 15-20 नंबर तो और ऐड होके तो आएंगे ही आएंगे, ज्यादा भी हो सकता है ऐड। ये डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन डे पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बट अभी जो भी आपको एंग्जाइटी वगैरह फील हो रही है, जैसे आप लोग जितने लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हाँ बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है, तो ये सबको होगा, मतलब सबको ही होगा, क्योंकि आप सोचो इस एक दिन के रिजल्ट पे बेस करके आपकी सारी परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी। मतलब आपने कैसा भी पढ़ा हो ये मैटर नहीं करता, बट परफॉर्मेंस उसी बेसिस पे इवेलुएट होगा। एंड पर्टिकुलरली हमारे माँ बाप भले ही हमें जज ना करें, बट सोसाइटी तो जज करती है ना। सोसाइटी कैसे जज करती है कि हाँ आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, हमको तो पूरा विश्वास था कि अच्छा करेगा। बट आपने अगर खराब परफॉर्म किया, तो उसके बाद फिर 50 कमियां निकाली जाएगी कि हाँ इसका मन इस पे लगा रहता था, उसका मन उस पे लगा रहता था, तो फिर कहाँ से पढ़ाई करेंगे। जैसे मेरे ही, मैं अपना एक पर्सनली बताता हूँ कि हाँ हमारे घर में, मतलब मेरे घर में पर्टिकुलरली मतलब ये चीज हमने एक्सपीरियंस किया। हम लोग छोटे थे तो मतलब हम लोग, हमारी हमारे मॉम एंड डैड तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मतलब बट वो पुश करते थे हमेशा पढ़ने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, 10th तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ इधर उधर के काम करते रहते थे। हमें याद है कि दुर्गा पूजा में हमें, मतलब मम्मी ने एक बार 2 कपड़े खरीद के दे दिए थे, 2 कपड़े, मतलब जनरली हर बार दुर्गा पूजा में नए कपड़े मिलते थे, तो एक कपड़ा हर साल मिलता था। बाकी ओकेजन, मतलब जब कुछ पर्व त्योहार आएगा तभी कपड़ा मिलेगा, वैसा ही होता था। तो एक बार 2 कपड़े मिल गए थे। तो उसके बाद फिर हमारे रिलेटिव ने कहा था इनके बच्चे को तो इतना कपड़ा पहनने का ही शौक है, फिर पढ़ाई क्या करेंगे लोग। तो वैसा, मतलब वैसे जज भी करते हैं कि आप 2 कपड़े खरीद लिए तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं है, वैसा भी सोचते थे। बट वही लोग आज को जब देखते हैं कि हाँ सब अच्छी जगह पे सेटल्ड है, हम लोग सभी कोई, भाई भाई स्टेट बैंक में काफी ऊंचे पोस्ट में है, मैं यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा हूँ, और फिर मेरी दीदी है वो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो अभी सब देखते हैं कि सब अच्छे अच्छे जगह पे सेटल्ड है, तो फिर सब सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कि मेरे पापा का नाम लेके बोलते हैं कि भैया के बच्चे तो सब अच्छे ही थे शुरू से पढ़ने में, तो फिर अच्छा तो करना ही था। तो ये ऑब्वियस होता है कि जब आप अच्छा करेंगे तो सोसाइटी आपको अच्छा बोलेगी, बुरा करेंगे तो सोसाइटी बुरा बोलेगी। बट आपको सोसाइटी से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना करना नहीं है। मेन बात होती है कि आपके पापा मम्मी बस नॉर्मली रहे और आप नॉर्मल रहो, बस इतना ही है। आपकी इमीडिएट सराउंडिंग बस यही है, याद रखना। बाकी कोई भी दुनिया है ना, कोई भी दुनिया है, चाहे वो कहीं के भी हो, वो सभी किसी ना किसी स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। बट आपके पेरेंट्स अकेले ऐसे लोग हैं जो आपको सेल्फलेसली लव कर सकते हैं। सेल्फलेसली आप उनको 4 गालियां भी दे दो, धक्के भी दे दो, तो भी वो वापस से तुम्हें प्यार से ही बात करेंगे। वो कभी भी तुमसे रूड नहीं होंगे। बट बाहर वाला कोई भी एक इंसान होगा, चाहे तुम्हारा कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, उसको एक बार गंदे तरीके से बिहेव करो, देखो कि वो रिवर्ट बैक नहीं करेगा, तुम्हें 4 दिन तक रिवर्ट बैक नहीं करेगा। तो वैसे ही होता है। तो इसलिए एक ही इंसान या एक ही मतलब एक एक दो लोग ही हैं, या माँ बाप ही बोलो, तो उनके ओपिनियन से ही फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपने साल भर मेहनत किया है तो फिर उनको दिखेगा कि आपने मेहनत किया है। बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना ये हमारे हाथ में लिटरली नहीं है, सच कह रहे हैं। ये किसी के भी हाथ में नहीं है। सिलेक्शन कौन करवा सकता है, कौन लिख के दे सकता है आपको शुरुआत में ही कि हाँ ठीक है तो एक ये कर ले तो तेरा सिलेक्शन हो जाना है, जस्ट एक मिनट रुकिए। तो ये कोई भी आपको एश्योर करके नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बट हाँ, एक चीज जो हमारे हाथ में होता है कि हाँ ठीक है हम मेहनत कर सकते हैं और उस मेहनत के प्रपोर्शन में हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस यही हमारे हाथ में है। तो अगर रिजल्ट आपका खराब भी होता है, अगर खराब भी होगा, मतलब मैं वर्स्ट केस में मान लेता हूँ कि आपने मेहनत किया साल भर एंड देन रिजल्ट खराब हुआ, ट्रस्ट में आपके पेरेंट्स आपको कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है कि तूने क्यों एग्जाम क्वालिफाई किया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तुमने मेहनत की है। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि हाँ जैसे कल, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कल एक मैसेज आया मेरे पास कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी कि कि मैंने क्या किया इस साल भर में, तो आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आपको देखा है ना उन्होंने मेहनत करते हुए, और मेहनत करते हुए जब देखा है तो फिर वो कैसे बोलेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। ये नहीं हो सकता है, वो नहीं बोलेंगे कभी भी। तो इसलिए पेरेंट्स को लेके एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो कभी भी आपको गाली गलौज नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए वो पार्ट पे एक बार क्लियर रहिए कि हाँ ठीक है, जो भी बर्डन आपके ऊपर है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही है। और पेरेंट्स कभी आपको, मतलब वैसा नहीं होगा, ये आपका सेल्फ क्रिएटेड बर्डन ही है। सेल्फ क्रिएटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही सोचते हैं ऐसा कि कि ये एग्जामिनेशन अगर अच्छा किया तो फिर ठीक है अच्छा है, अगर बुरा कर दिया तो फिर तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे या उनके ऊपर क्या बीतेगा। तो ये सब आपने खुद से सोच रखा है। पेरेंट्स बस इतना सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है आपको एक अच्छा सीट मिल जाए, और उसके बाद कुछ सोच नहीं रहे। अगर नहीं हुआ तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते।
बट नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाना ही नहीं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना, क्योंकि ये जो 1 साल का प्रिपरेशन है, अगर आपने डिलीजेंटली मेहनत किया है तो फिर उससे बहुत सारी चीज आप सीखते हैं। डिसिप्लिन भी आपने सीखा है, डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई करना आप सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें होता है जो सीखते हैं हम। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी सीखते हैं, ये एक वे ऑफ लाइफ होता है। प्रिपरेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, चाहे जो भी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप आगे अगले मतलब आगे अभी सक्सीड करेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये सब चीजें करने से ही हमें सक्सेस मिला है। अगर फेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इससे भी और ज्यादा मेहनत करना है। यही चीज होता है। आप ये लर्निंग आपके मतलब ये जो आउटकम है इसको कैसे लेते हो, यही आपके आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। आउटकम अगर अच्छा होता है तो उससे भी सीखते हैं कि ठीक है यू नो कि ये चीज करने से ही मुझे अच्छा मिला है। बुरा अगर आउटकम होता है तो आपको पता चलता है और ज्यादा मेहनत करना है। बुरा होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ आपकी दुनिया एकदम टूट गई है, ऐसा नहीं होता है। हाँ एग्जामिनेशन खराब होगा तो उस समय तो इंस्टेंटेनियसली हो सकता है आपको लगेगा कि नो कि यार ये दुनिया बिखर गई मेरी, बट ट्रस्ट में ये अगर नहीं भी होना होगा ना तो आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि हम कई बार ऐसा चीज सोचते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, बट मैंने हो सकता है कि वो चीज उससे भी अच्छी चीज हमारे लिए अवेट कर रही हो लाइफ में, जो हमको पता ही नहीं है। हम जब अच्छी चीज को जैसे जैसे मान लो कि मैं एक आइसक्रीम पार्लर पे जाता हूँ, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर पे जाता हूँ एंड हर बार मैं क्या करता हूँ वहाँ पे एक ही फ्लेवर पिक करता हूँ। एक मतलब नेचुरल आइसक्रीम में जाते हैं खाने के लिए तो वहाँ पे एक कोकोनट का एक फ्लेवर होता है, टेंडर कोकोनट का। तो वो जाके खाते हैं। अब मैं टेस्ट दूसरा टेस्ट ही नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे बेस्ट है, सबसे वही अच्छा वही है। मैं और कुछ टेस्ट ही नहीं करता, जाता हूँ बोलता हूँ कि हाँ ठीक है यही दे दो। और जो मेरे साथ जाता है वो बोलता है, मतलब मेरी वाइफ जाती है तो वो बोलती है कितना सड़ा हुआ आदमी है, ये हर बार एक ही चीज खाता है, कुछ और टेस्ट ही नहीं करता है। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है यार यही मेरे लिए बेस्ट है। फिर एक दिन उसने जबरदस्ती मेरे को दूसरा टेस्ट कराया कि ठीक है चलो इस बार आम खाते हैं। तो फिर मैंने आम खाया तो मेरे को लगा ये तो अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अब जब तक टेस्ट नहीं किया तब तक तो मैंने सोचा कि नहीं कोकोनट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे को यही खाना है क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो रहा था उससे। अब दूसरा मैं तो टेस्ट ही नहीं कर रहा था, कभी टेस्ट ही नहीं कर रहा था, मैं जाऊंगा तो वही ऑर्डर कर दूंगा, बस हो गया। बट एक दिन उसने फोर्सिबली टेस्ट करा दिया मुझे दूसरा वाला फ्लेवर, ठीक है चल खा ले। अब बीवी का बात कौन नहीं मानता है, तो अब मुझे मानना पड़ा, तो मैंने खाया। तो मैंने खाया वो चीज को, अब खाया तो फिर उसके बाद फिर अच्छा लगा। तो वही चीज मैं मेरा ये एग्जाम्पल देने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कई बार चीजें सोचते हैं कि आपके लिए बेस्ट है, बट हो सकता है उससे भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होनी है जो कि आपको पता नहीं है। आप अपने ओपन हार्ट से जब उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तभी तो आपके पास वो अच्छी चीजें भी होगी। आपकी प्रिपरेशन जैसी भी हो अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होने का चांसेस हैं। बट ये एक ओपन माइंडसेट के साथ जाइए कि दोनों तरह का आउटकम हो सकता है, तो फिर आप इतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप ये आउटकम के साथ सोच के ही जाते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना ही होना ही होना ही होना ही है, तब फिर आप ज्यादा डिवास्टेटेड होते हैं। हाँ आप एक चीज अपने आप को बोलिए कि ठीक है मैंने मेहनत किया है, अब रिजल्ट चाहे जो भी हो ये मेरे हाथ में नहीं, बस इस माइंडसेट के साथ आपको जाना है। वहां बस मैं आपको दो चार बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं सब्जेक्ट के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब्जेक्ट के बारे में साल भर बोला है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है जो आपको बोलना चाहता हूँ जिस चीज के लिए आप वो भी प्रिपेयर्ड होके जाइए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है पंखा ना हो, ये हो सकता है। अगर आपका सरकारी स्कूल में अगर सेंटर पड़ा है तो हो सकता है पंखा नहीं होगा, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बट हो सकता है। अब बोलेंगे सर ये तो कैसे कैसे सोच रहे हो आप कि पंखा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि पंखा ना हो, या फिर हो सकता है पंखा हो पर वो खराब हो। तो उस चीज में आपको उस एनवायरनमेंट में भी हो सकता है एग्जाम देना पड़े। अब वहां जाके तुम अचानक से सोचोगे यार ये क्या हो गया, मैं तो घर पे एसी में ही पढ़ के आदत है मेरी, एसी में ही रह के एग्जामिनेशन दिया है, एसी में रह के सारा टाइम पढ़ाई किया, अभी अचानक से यहाँ से इतनी गर्मी में कैसे करेंगे। तो माइंडसेट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रख के जाना कि हाँ वहां पे किसी तरह का भी एनवायरनमेंट मिल सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा बात ये है कि हो सकता है आपको एग्जामिनेशन पेपर कई बार हो सकता है कि लेट से भी मिले, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ये होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रख के जाना बेस्ट होता है। क्योंकि कई बार जो होते हैं इन्विजिलेटर्स होते हैं वो इतने इतने नालायक होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि कितने बजे उनको एग्जामिनेशन का पेपर देना है। वो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ही पूछते हैं कि एग्जाम पेपर कितने बजे मिलना है, मतलब ये जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं कि वो पूछते हैं कि जैसे 2 बजे का एग्जामिनेशन है, 2 बजे पूछेंगे अरे एग्जामिनेशन पेपर कौन देते हो अभी। अब पेपर तो उनको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है, पेपर वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद फिर हाँ खोलने का इंस्ट्रक्शन जो होता है कि हाँ ठीक है आपको सील कितने बजे खोलना है, वो इंस्ट्रक्शन आपको 2 बजे मिलता है। बट पेपर पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बट हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आपको वहां पे थोड़ा सा एक बार वॉइस रेज करके बोल देना है कि सर प्लीज पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एग्जामिनेशन हमें 2 बजे स्टार्ट करना है। बट इनकेस वो नहीं माने तो फिर परेशान होने का नहीं, चुपचाप से बैठे रहना और कुछ नहीं करना है। जैसे 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, आपने तो 3 घंटे 20 मिनट मान के तो अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, 3 घंटे मान के तो टेस्ट दिया ना हमेशा, दिया ही नहीं दिया है। हमने मैं एटलीस्ट मैंने तो ये हमेशा कोशिश किया कि आप 3 घंटे का ही पेपर मान के चले। तो 3 घंटे इसलिए मैं कहता था हमेशा देने के लिए, बट आप 3 घंटे मान के चलना। आप 3 घंटे 20 मिनट का पेपर मानना ही मत, डोंट अज्यूम द योर पेपर टू बी ऑफ 3 hours 20 minutes। तो आप हमेशा एडवांटेज में रहेंगे, आप अपने आप को हमेशा 3 घंटे में कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, 3 hours दैट्स अल्टीमेट टाइम।
3 घंटा ही है, आप ये सोचना 3 घंटे में मुझे ये पेपर खत्म करने का है। तो 3 घंटे का जब प्लानिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जनरली घर मतलब जिस भी रूम में आप रहेंगे वहां पे एक घड़ी तो रहेगा ही रहेगा। इन केस नहीं रहेगा तो फिर आप जो भी इन्विजिलेटर रहेगा उससे मांग लेना या खुद पहन के जाना। इन केस मतलब बहुत सारे सेंटर्स पे अलाउ कर देते हैं, बहुत सारे सेंटर पे नहीं अलाउ करते हैं। बहुत सारे सेंटर पे अलाउ कर देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए चांसेस लेके चले जाना खुद का घड़ी। इन केस अगर मना किया तो फिर तो लेके मतलब स्मार्ट वॉच मत पहन के जाना ऑफकोर्स, क्योंकि स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल मना अलाउ नहीं करेंगे। तो नॉर्मल जो डिजिटल वॉच है वो अगर पहन के जाओगे तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो वो अलाउ कर देते हैं जनरली, बट इन केस मैं कह रहा हूँ कि अगर अलाउ नहीं करते तो वहीं पे डिपॉजिट कर देना। और घड़ी का एक ट्रैक रखना, जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर पेपर अटेम्प्ट करना तो ऑब्वियसली आप बायोलॉजी से ही स्टार्ट करोगे, मेजोरिटी लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं उसमें कोई चॉइस पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। और अब तक जो करते आए हो वही करना, मतलब ऐसे सडनली एग्जामिनेशन के दिन जाके पेपर का ऑर्डर चेंज मत करना। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते थे, मैं कह रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल पे कह रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना, अब ऑर्डर हीरो मत नहीं बच जाना वहां पे कि ठीक है अब तक तो बायोलॉजी कर रहे थे, चलो वहां पे देखते हैं, चलो फिजिक्स करके देखते हैं कैसा चल रहा है। ये नहीं करना। अब तक बायोलॉजी अगर किया है पहले तो पहले बायोलॉजी ही करना एग्जामिनेशन हॉल में। एंड कोशिश करना कि बायोलॉजी को एटलीस्ट 45-50 मिनट्स के अंदर खत्म कर लेने का, क्योंकि 45-50 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जो भी बताते हैं आप लोग, उनके बेसिस पे ही मैं कह रहा हूँ। तो 45-50 मिनट्स के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए। फिर रिमेनिंग 50 मिनट्स आपका फिर आपका केमिस्ट्री के लिए चला जाएगा, मतलब मैं ये OMR बबलिंग को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। सो 50 मिनट्स में आपका केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। एंड फिजिक्स यूजुअली 1 or 2 1 or 10 मिनट्स तो लग ही जाएगा आपका। तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टाइम होगा रिवीजन के लिए, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टाइम रिवीजन के लिए भी होगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चंस आप, पहला तो ये होता है, पहला चीज ये होता है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो पहले सिंगल अटेम्प्ट में जो भी बनने वाला है उसको पहले खत्म करते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में बनने वाला कहने का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा है देन हाथ चल गया तुरंत से कि ठीक है इसका आंसर ये आना है, तो वो खत्म किया आपने। तो सिंगल अटेम्प्ट वाले कौन कौन से हैं पहले उसको खत्म करते चले जाओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लेंदी दिखता है या फिर आपको लगता है कि बन जाएगा बट शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन को इमीडिएटली अटेम्प्ट मत करो, उसको सर्कल करके आगे निकल जाओ। मतलब गट फीलिंग चाहे आपका जितना भी स्ट्रांग हो कि नहीं, आपको लगे कि नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, तो फिर उस केस में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करना, उस वक्त सर्कल कर देना एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले बन जाने चाहिए जो आपके लिए वन लाइनर्स होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वन लाइनर्स ही होंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फिजिक्स में भी वैसे ही क्वेश्चन होंगे, 30-35 क्वेश्चन वैसे ही होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो 30-35 क्वेश्चन भी अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर सही से निकाल दिया तो फिर तो आपका सिलेक्शन एकदम बिल्कुल अच्छे से हो जाना है। 30 क्वेश्चन का मतलब है आपका 120 मार्क्स आ जाएगा, 35 का मतलब है 140 मार्क्स आ जाएगा। तो ये वाले एटलीस्ट ये कोशिश करना कि आपके इजी वाले क्वेश्चंस कहीं छूट ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सीक्वेंशियली अटेम्प्ट करने जाते हैं तो अगर बीच में एक डिफिकल्ट वाला मिल गया तो उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दिया एंड देन उसमें ही पंगा हो जाता है कि ठीक है वो समय से जरूरत से ज्यादा खा लिया समय उसने, और उसके बाद फिर बाकी इजी वाले के लिए हमको समय नहीं मिला। तो कोशिश करना कि वो स्टेज में आप नहीं आओ। क्वेश्चन कभी भी हमें दिल से नहीं दिमाग से हमेशा सॉल्व करना है, चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो किसी टॉपिक पे आपकी। आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो भी अगर वो कोई क्वेश्चन अगर आपसे वहां पे अगर नहीं बना तो उस केस में आपको परेशान होने का नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ने का है। जो भी चीज अगर आपके साथ नहीं होनी है तो वो नहीं होगा, अगर उसको अगर होना है तो हो भी जाएगा। तो उसको रिविजिट करेंगे आप उसी क्वेश्चन को, तो फिर उस केस में दोबारा जब देखेंगे क्वेश्चन को, जब आधा घंटा का टाइम जो मैंने लास्ट में बचा के रखने के लिए बोला है आपको, तो उस आधे घंटे में उसको रिविजिट करके देख लेना, बनना होगा तो बन ही जाएगा उस वक्त। बट पैनिक नहीं करना है। अगर ऐसा भी हो सकता है सिक्वेंशियली आपके पेपर में 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, ऐसा हो सकता है सिक्वेंशियली देखा तो 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए। अगर सिक्वेंशियली 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो आप फिर पैनिक भी कर सकते हैं उस केस में भी। बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ये सोचना नहीं है कि आपको 45 का 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 45 का 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो अच्छी बात है, मतलब अगर सही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर रहे हो तो। बट तुम ये सोच के देखो कि 45 का 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का सोच रहे हो। एंड फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है, बहुत ही रेयर केसेस में, जिसकी जैसे आप अगर कंसेप्चुअली बहुत अच्छे भी हैं तो भी क्या होता है कि कई बार एग्जीक्यूशन में गलती हो जाती है। एग्जीक्यूशन मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमसे, तो वो वाली गलतियां तो हो ही जाती हैं, उसको ह्यूमन एरर कहते हैं, वो हर किसी से होता है। मैं भी अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मे भी सारी चीजें मुझे पता है, तो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर मैं लिमिटेड टाइम में कर रहा हूँ तो शायद मुझसे भी गलतियां हो जाएंगी। तो ये ह्यूमन एरर है। तो 180 आउट ऑफ 180 तो वैसे भी बहुत ही रेयर चांसेस है कि आएंगे। तो बट इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि आप 160 भी अगर आने हैं आपके, तो कोशिश करो कि वो 160 भी तो आप अटेन कर पाओ, 140 ही टारगेट अटेन कर पाओ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बात होगा कि आप जैसे 140 अगर मान लेते हैं कि मेरे को आना है 140, तो इसका मतलब है 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, 10 क्वेश्चन।
तो 2-3 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी आए हैं तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके मेंटली ये सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी भी 5-6 तो और छूट सकते हैं, इस पेपर में भी 5-6 और छूट सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को ये कन्विंस करेंगे कि 5-6 और छूट सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट होगी, चलो ठीक है अभी 2 ही छूटा है। बट अगर 2-3 लगातार छूटा और तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे 45 अटेम्प्ट करने थे यार, 2-3 तो छूट ही गए, तो वहां पे कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल है। जैसे बोलते ना कि हाँ एक चप्पल के दुकान में चप्पल खरीदने के लिए गए, 499 देखा तो 400 का फिगर दिमाग में आता है, 500 देखते हैं तो 500 का फिगर आता है, तो 499 को हमको लगता है 400 का, ये चलो ठीक है, 501 आ गया तो इसका मतलब 500 का फिगर हो गया, वैसे सोचता है दिमाग। तो वैसे ही कहीं आपका साइकोलॉजिकली यहाँ पे चलता है कि आप अगर 2-3 छोड़ रहे हैं तो आप आगे ये जरूर सोचिएगा कि नो कि अभी 3-4 और छोड़ सकते हैं, इतना टेंशन बात नहीं है। बट ये मैं आपको अश्योर कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूँ कि आपके क्लास नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है और कोई भी चैप्टर काम चोरी करके पढ़ाया नहीं। सारी चैप्टर को जितना भी इन डेप्थ हमको पढ़ना था सारी चीजें पढ़ी है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। जो छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं वो कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते हैं, बट मैंने सब कुछ पढ़ा है और इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने क्लास नोट अच्छे से किया होगा तो काम बन जाएगा। अभी आप लास्ट डे पे कुछ भी चीजें पढ़ने का मत सोचना, आज के लिए तो कुछ भी मत पढ़ो। आज कुछ पढ़ोगे भी तो सिर्फ पैनिक ही क्रिएट होगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं आज पढ़ के। आज आराम से रिलैक्स करो और जितना हद तक हो सके बस मम्मी ने जो भी बनाया है मसाला फ्री खाना बनाया है तो वो मसाला फ्री खाना खाओ। अगर जितना प्लेन खाना खा सकते हो उतने प्लेन खाना खाना, कुछ मसाला वसाला वाला खाना मत खाना आज के दिन। कोई बिरयानी ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ और ऑर्डर कर रहा है, चाचिंग चाप ऑर्डर कर रहा है, ये सब मत करना प्लीज। मसाले वाले खाना से आज और कल दूर रहना, उसके बाद से एग्जाम दे लो, उसका जितना मसालेदार खाना खाना है खाते रहना। बट आज और कल एकदम बिल्कुल भी नॉर्मल खाना, जितना भी हो सके, मतलब प्लेन राइस, मैं तो बोलूंगा जितना भी प्लेन खाना हो सकता है, जैसे दाल भात और आलू सिर्फ दो खाए हो तो बस वही काफी है, बस उतना ही खा लो आज। बट बिल्कुल भी स्पाइसी फूड कुछ भी नहीं खाना आज के दिन और कल के दिन। आज नींद आना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत ही मुश्किल होगा आज, क्योंकि आप लोगों को लेट रात जग के पढ़ाई करने की आदत है। मेजोरिटी लोगों, सबको ही, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको, चाहे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, बट देर रात तक तो हर कोई जागता है। तो अब ये जो इतने दिन तक आप देर रात जागते थे, तो आज तो इतनी आसानी से नींद आने वाला नहीं है। तो कोशिश करना कि आज जल्दी खाना खा लो, 9 8 9 बजते बजते खाना खा लेना, और 10 बजते बजते बिस्तर पे चले जाना। और उसके बाद फिर 10 बजते बजते जब तुम बिस्तर पे लेटोगे तो ऊपर दीवार पे आपको क्या होगा ना, वो सारी चीजें दिखने लगेगी जो अभी तक आपने पढ़ाई करी है, वहां पे ही फोटोज बनना शुरू हो जाएंगे। आंख खोल के बस थोड़ा सा एक बार रिकलेक्ट कर लेना, वहीं पे दीवार पे देखना शुरू कर लेना कि ठीक है क्या क्या लिखी हुई है दीवार पे। जस्ट रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, मेमोरी बेस ही जितना रिकलेक्शन कर सकते हैं बस वही करिएगा। एंड उसके बाद फिर आपका रिविजन वहीं से खत्म हो जाएगा। कॉपी उठा के फिर मत देखने लगना। जैसे कि आप लेटे हुए हो और उसके बाद फिर कोई एक चैप्टर याद करने की कोशिश कर रहे हो और देखा कि याद नहीं आ रहा है, फिर उठा धड़पड़ करके झटपट से उठा एंड देन फिर कॉपी लेकर आपने बैठ गए। ये बिल्कुल मत करना। ये होगा आपके साथ, आपको लगेगा आपको याद नहीं है, बट ट्रस्ट में आपको याद है वो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर हाथ में लोगे तो अपने आप सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा परेशान होकर वहां पे कुछ मत करना। 10 बजे सोने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको 12-1 बजे तक तो नींद आ जाएगी, मतलब 2 घंटे करवट लेना। इजीली नींद नहीं आएगी, ये पक्का इजीली नींद नहीं आएगी आपको। बट अपने आप को कोशिश करो शाम में कुछ थकाने वाला काम कर लो। जैसे थकाने वाला काम कहने का मतलब क्या है, जैसे स्किपिंग कर लिया बहुत सारा, या फिर सीढ़ी ही 15 बार ऊपर नीचे कर लेना। तो मतलब इससे क्या होगा कि आपका बॉडी थक जाएगा, और थक जाएगा तो जनरली बॉडी थका हुआ था तो नींद क्या होती है, अच्छी आती है ना। तो इससे इससे क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि कि शाम के टाइम पे कुछ भी ऐसा, जैसे एक लंबा वॉक कर लिया, जैसे कि पास में अगर कोई एक ग्राउंड है तो उसमें ही 4 राउंड लगा लिया, तो ऑटोमेटिकली आप थक जाओगे। और थक जाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, नींद आएगा जल्दी से। तो इसलिए नींद आपको जल्दी लाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आज का रात का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज आप एटलीस्ट 6 घंटे, 6 घंटे कम से कम होना चाहिए। और 8 घंटे भी हो तो कोई बुरी बात नहीं, अगर 8 घंटे हो जाए तो समझ जाना आप किस्मत वाले हो। 8 घंटे नींद आएगा नहीं किसी को आज के दिन, तो बट अगर इन केस आ गया तो फिर किस्मत वाले हैं आप। बट 6 घंटे का नींद कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद फिर तो सुबह उठो, और सुबह उठ के बस फ्रेश अप हो। जो भी भगवान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी भगवान को आप पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान है, अल्लाह है, जो भी है आपके लिए, आप उनके सामने जाके एक बार अपना हेड डाउन करो। और बस बोलो कि जितना मेहनत आपने किया है वो अच्छा है, बस उसका फल मिले आपको। ये प्रे मत करना कि हाँ मेरा सिलेक्शन करवा दो, क्योंकि सिलेक्शन सिलेक्शन तो वो प्रपोर्शन पे ही करवाएंगे कि हाँ ठीक है आपने जैसा मेहनत किया है। तो अगर आप डिजर्व करते हैं या वही आपके लिए अगर बेस्ट है तो फिर वो डेफिनेटली सिलेक्शन करवा देंगे आपका। बस इतना बोलना कि हाँ जो जो भी मेहनत किया है मैंने, बस उसका एक प्रपोर्शन पे मेरे को रिजल्ट दे दो, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब अच्छा हो। एग्जामिनेशन हॉल में जितने बजे भी पहुंचने को बोला गया है उतने बजे पहुंच जाइए, या उससे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाइए, बट डेडलाइन लेके मत चलना।
कि हाँ ठीक है, जैसे आप लोग का आदत क्या है कि अभी जितने बजे का क्लास होता है तो जनरली 5 मिनट 10 मिनट लेट ही घुसते हैं। तो ये 5-10 मिनट वहां लेट घुसोगे ना तो घुसने भी नहीं देंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि हाँ ठीक है, जितने बजे बोला गया है उतने बजे आप चुपचाप से सेंटर पे पहुंच गए हो। और उसके बाद फिर वहां पहुंचने के बाद किसी से बात मत करना। वहां से पहुंचने के बाद अगर 4 लोगों से बात करोगे तो बेकार का टेंशन होगा, क्योंकि वो तुमको 4 चीजें बोलेगा कि अरे ये फॉर्मूला तुमको पता है, अरे वो फॉर्मूला पता है, वो तुमको लगे अरे ये तो फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं है। तो फिर अननेसरी का टेंशन आएगा। तो वहां पहुंचने के बाद किसी से बात ही मत करना, जितना हद तक हो सके रूड हो जाना। जो भी कोई अगर पूछे तो बोला भगा से, मुझे बात नहीं करनी है। मतलब उस समय मुझे क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, मेरा दोस्त थोड़ी है, मुझे उसके साथ अच्छा होना ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को चुपचाप से रूड बन के ही चुपचाप से निकल जाना है। एकदम बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है। चुपचाप से वहां पे जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और अपना सेंटर में जब तक सीट नहीं मिल जाए चुपचाप से बैठे रहना, नहीं तो फिर एक दूसरे से भीड़ से एकदम बिल्कुल अलग रहना है। जहां पे भी भीड़ कुछ डिस्कशन कर रही हो पढ़ाई से लेके, वो डिस्कशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है कि हाँ चार लोग मिले हुए हैं और वो लोग किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पे आप जाके बैठ के फिर वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लग गए या सोचने लगे कि हाँ ठीक है ये मुझे भी देख लेता हूँ, मुझे आता है या नहीं आता है। ये सब बिल्कुल मत करिएगा, बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, ये बिल्कुल मत करने जाना। चुपचाप से एकदम बिल्कुल सेंटर पे जाना, और पानी सफिशिएंट अमाउंट पे लेके जाना ताकि आप पानी वानी पीते रहे। एक जो भी है एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले, मतलब जब आप हॉल में एंटर करेंगे, एग्जामिनेशन शुरू होने वाला होगा, उससे पहले एक बार वॉशरूम भी हो जाना। क्योंकि भी एग्जामिनेशन हॉल में फिर आपको कि वॉशरूम जाने का इमीडिएट रिक्वायरमेंट ना पड़े। क्योंकि फिर वहां पे फिर आप जाके वॉशरूम भी अगर आ गया तो फिर आपको बाथरूम जाएंगे फिर भी पैनिक करते रहेंगे, हे भगवान मेरा 5 मिनट गया, हे भगवान मेरा 5 मिनट गया। तो वो हालत ना हो आपको। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही वॉशरूम वॉशरूम अच्छे से कर लीजिए, एंड देन फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। एंड फिर आई होप कि सब कुछ अच्छा जाएगा। आप जितने देर एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे वो टाइम मेरे लिए भी बहुत एंशियस रहेगा। मैं बहुत ज्यादा एंक्शियस रहूंगा उस बीच में। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों का जब भी एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर निकले तो इमीडिएटली मुझे बताएं कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। आप जितनी भी बातें आप बताएंगे, मतलब जो भी अच्छा गया या बुरा गया, कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस मतलब आपको लगे, या फिर कितनी चीजें हमने बाहर से मतलब जो पढ़ी थी उसके अंदर से आया, कितनी चीजें उसके बाहर से आया, या फिर फिजिक्स कैसा गया, केमिस्ट्री कैसा गया, बायोलॉजी कैसा गया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए भी जानना कि हाँ आप सबने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि हम जब एक कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से एक लगाते हैं तो आपकी फीडबैक पे ही कहीं ना कहीं एक कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। क्योंकि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो एक पेपर पे, ये तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पे ही डिसाइड होता है। तो जैसे अगर पेपर बहुत इजी आता है तो फिर उसमें सब लोग बहुत अच्छा करते हैं रिलेटिवली। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए होता है, पेपर डिफिकल्ट सबके लिए होगा। इजी भी होगा तो सबके लिए होगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा भी स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बहुत सेफ है आप। जैसे अगर आप इमेजिन करो कि टेस्ट सीरीज में आप जब टेस्ट दे रहे थे तो आपका 500 नंबर आ रहा था, और अभी आपको यहाँ पे लग रहा है टेस्ट देने के बाद लग रहा है नीट दे के आए तो आपको लग रहा है कि 600 के पास आ रहा है। इसका मतलब पेपर बहुत ज्यादा ईजी हो गया है, बहुत ज्यादा ईजी हो गया है। क्योंकि 500 से 600 का जंप आप अचानक से तो नहीं मार सकते। तो इसलिए इसका मतलब पेपर इजी हो रही है। तो इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, तो उसके इसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा। अभी 570 का लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ऑलमोस्ट 567 का था। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ 570 575 के आसपास होगा, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। तो अभी अब उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। बायोलॉजी में तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली 330 के ऊपर आप स्कोर कर पाएंगे। अब 330 अगर आ गया तो फिर तो अब आपको ज्यादा चाहिए नहीं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर 570 का भी टारगेट अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, हार्डली 200 220 ही चाहिए। अगर मैं जस्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अच्छे रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 330 एंड 570 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 240 का आसपास का मार्क्स आता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 240 लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपका कोई एक भी सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है और दूसरा रिलेटिवली वीकर है तो भी आप आराम से 240 स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, जस्ट जितना अब तक आपने प्रिपरेशन किया है बस उसको एग्जीक्यूट कर देना अच्छे से। बहुत सारी बातें मैंने नॉन स्टॉप बोली, अब मैं थक गया। अब आपको कुछ क्वेरीज है तो बताइए, आपको कुछ पूछना है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि सर अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, किसी को कुछ बोलना है। बट अभी सर। अभी 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 कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ठीक है फॉर्मूला से रिवाइज करने की जरूरत है तो रिवाइज कर लीजिए, बट शाम तक खत्म कर लीजिएगा। बट कुछ एकदम बहुत सारा डिटेल थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए बहुत मत जाना। ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर मेरी तरफ से तो ये कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। अब मैं मुझे जितनी बातें मैंने बोलनी थी मैंने बोल दी है, अब बाकी तो आपके ऊपर है। आपको कुछ पूछना है? স্যার हाँ बोलिए बेटा। স্যার বলছি স্যার, ওএমআর ফিলিং এর সময় যদি কোনো কারণে ভুলটায় মার্কিং হয়ে যায়, हम्म। মানে ফিল আপ করে দিই, তাহলে हम्म। কি আমি যদি অন্য আরেকটা যেটা
মনে হচ্ছে ওটা যদি মার্কিং করি, তাহলে দুটো যদি মার্কিং হয়ে যায় তাহলে কেউ কিছু নেগেটিভ হবে না, জিরো মার্ক? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, 100% नेगेटिव मार्किंग होगा वो, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप मतलब अगर सही ऑप्शन को बबल करते हैं तभी आपको +4 मिलता है, एंड इन ऑल अदर केसेस उसमें क्लियरली लिखा होता है इन ऑल अदर केसेस आपको -1 मिलेगा। तो इसलिए आप वो चीज का होशियारी मत करिएगा, अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, उसमें कुछ करने का नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अच्छा आप। ठीक है। एंड कोशिश करना, ये ओएमआर बबलिंग के बारे में भी मैंने एक बात आपको बोलना भूल गया कि जैसे सेक्शन वाइज आप कंप्लीट करते जाओ एंड उसका ओएमआर फिल करते चले जाना। जैसे फेज का पेपर खत्म हो गया तो फेज का ओएमआर बबल कर लिया, केमिस्ट्री का खत्म हो गया तो केमिस्ट्री का ओएमआर बबल कर लिया। वैसे सेक्शन वाइज कंप्लीट करते जाएगी, क्योंकि एक साथ 180 क्वेश्चंस का जब आप ओएमआर बबल करेंगे ना, तो फिर बहुत ज्यादा हड़बड़ हो जाएगी। 40-45 क्वेश्चंस का एक साथ बबल करोगे तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और एक अच्छी आदत ये भी है कि जैसे एक एक क्वेश्चन सपोजली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया और उसका ऑप्शन सी करेक्ट आया है, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन सी पे जाके जस्ट एक डॉट लगा दिया, मतलब जो ओएमआर था हमारे पास उस ओएमआर में ऑप्शन सी पे जाके जस्ट एक डॉट लगा दिया। डॉट लगाने से क्या होगा, वो विजिबल रहेगा कि ठीक है चलो यहाँ पे तुमने मार्किंग करी है। तो इससे क्या होगा, इससे दो एडवांटेज होगा। पहला ये कि जब आप ओएमआर बबल करोगे, जब एक साथ सिक्वेंशली जब बबल करना शुरू करोगे, तो आपको बार बार इधर और इधर देखना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली क्या करता है, जैसे इधर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं और इधर ओएमआर रखा है पास में, तो इधर और इधर हमारी आईज बार बार फिडल करते रहे, है ना, इधर इधर देखना पड़ेगा हमें बार बार। बट अगर आपके वो ओएमआर में ही अगर आपने वो डॉट्स लगा दिए, जैसे ऑप्शन सी पे एक डॉट लगा दिया, तो वो डॉट लगा दिया इसका मतलब वो विजिबल तो है डॉट की, ठीक है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बट इसके साथ साथ एक और एडवांटेज भी है। सपोजली आप जब रिवीजन कर रहे थे तो आपको पता चला कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये वाला नहीं था, सी नहीं था, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, तो अब आप वो बी को भी मार्क कर सकते हैं। क्योंकि अब जब आपने डॉट लगाया तो डॉट इज नॉट एट ऑल रीडेबल, मतलब जो मशीन होती है वो बेसिकली आपका ये डॉट को रीड नहीं करती है जब तक वो पूरी की पूरी डाकेट नहीं होती है। 100% एरिया को डार्क नहीं करना होता, बहुत लोग क्या करते हैं बिल्कुल बाउंड्री को घेर के उसके बाद फिर अंदर से पूरा एकदम बिल्कुल शेडिंग करते हैं, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 75 to 80% ऑफ एरिया शेड हो चुका है ना, तो वो बिल्कुल रीड कर लेगा मशीन उसको, तो उसको लेके परेशान होने की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल बाउंड्री मिला मिला के आपको सर्कल का पहले बाउंड्री पे पेन घुमा रहे हैं, उसके बाद अंदर में शेडिंग कर रहे हैं जैसे आप आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल वैसा करने का जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल रफली शेड करिए और 75 to 80% ऑफ एरिया अगर कवर हो गया है तो समझ जाओ कि आपका ओएमआर वो रीड कर लेगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ क्वेरी आपकी? और कुछ क्वेरी नहीं है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी के कॉल एग्जामिनेशन हॉल के बाद। मैं तो एग्जामिनेशन हॉल के तुरंत बाद ही मैं कोशिश करूंगा तुरंत ही सोल्यूशन अपलोड करने का, क्योंकि मेरे पास एक एक क्वेश्चन पेपर भी बस आ जाए तो फिर मैं तुरंत से वहां से ही सोल्यूशन निकालना शुरू कर दूंगा। मतलब विद इन में, मतलब एग्जामिनेशन तो आपका कितने बजे खत्म होगा? 2 to 5:20 का है ना स्लॉट? कितने बजे है आपका? 5:20 तक सर। 5:20 तक है, तो 5:20 तक अगर मैं आप बाहर निकल के आधा घंटा भी मान लेते हैं तो 6 बजे तक अगर मेरे पास पेपर आ गया तो फिर उसके बाद फिर विद इन 2 आवर्स, मतलब 8 o'clock से पहले तक ही मैं सोल्यूशन डाल दूंगा। मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी डलवाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी जो टीचर्स हैं हमारे पास, तो उनसे भी मैं बोलूंगा कि हाँ वो भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले अपने अपने पार्ट का, एंड देन फिर हम सॉल्व करके उसके सोल्यूशन को डाल देंगे। एटलीस्ट मतलब पीडीएफ वाला सोल्यूशन तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। बाकी फुल डिटेल्ड सोल्यूशन भी मैं डालूंगा। मैं अपने वाले पार्ट का तो अश्योर कर सकता हूँ कि मैं रात में जाग के काम करूंगा, बट मैं बाकी लोगों को ये नहीं बोल सकता ना कि आप भी रात में मेरे साथ जाग के करो। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए मैं अश्योर नहीं कर सकता, बट मैं मैथ्स फिजिक्स वाला तो रात में ही डिटेल सोल्यूशन जरूर डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो फिर एक बार जरूर मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करिएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एंड इफ पॉसिबल बाहर निकलने के बाद एक बार जस्ट क्वेश्चन पेपर का, फुल क्वेश्चन पेपर का एक पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।